आप सभी को मेरा नमस्कार। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी आदत बदल सकते हैं और निश्चित रूप से ही आपकी आदतें आपका भविष्य बदल सकती हैं। इन सब पर एक प्रश्न चिन्ह बनता है जो कि आज बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सभी यूट्यूबर्स और जगह जगह बेरोजगारी, एक बहुत बड़ा शब्द है बेरोजगारी, जिस पर चर्चा हो रही है और सरकार का विरोध हो रहा है। ठीक है, बेरोजगारी है, इस चीज़ को मानना चाहिए और हम लोग इतना प्रयास करने के बाद भी हम लोगों को अवसर नहीं मिल पाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको लगातार आप विरोध करें, ये जायज़ है, क्योंकि रोजगार मांगना आपका अधिकार है, संविधान आपको अधिकार देता है। लेकिन साथ ही साथ अपने प्रयासों को मत कम करें। इट मीन्स आप प्रयास करते रहें, आप तैयारी करते रहें, क्या पता कब अवसर आए और वो अवसर आपके लिए बेटर साबित हो सकता है। इसलिए अपने प्रयासों में कमी मत छोड़िए। ठीक है, तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि भारत के भौतिक प्रदेश, तो भारत के 4 भौतिक प्रदेश हम लोगों ने पढ़ा था। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या हिमालयी क्षेत्र, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत का विशाल मैदान और तटवर्ती क्षेत्र एवं द्वीप समूह। 4 भौतिक प्रदेशों में हमने बांटा था, जिसके अंतर्गत उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या हिमालयी क्षेत्र हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरा हमें पढ़ना क्या है, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिसुलर प्लेटो, पेनिसुलर प्लेटो, प्रायद्वीपीय पठार। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रायद्वीप, पेनिसुलर किसे कहते हैं। तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं, देखिए प्रायद्वीप उस हिस्से को कहते हैं जो भाग जल से 3 तरफ से घिरा हुआ होता है, जो जल से 3 तरफ से घिरा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे भारत का निचला भाग है। अगर हम इधर बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, फिर नेपाल, भूटान, म्यांमार। लेकिन ये जो हिस्सा है इसके तीनों तरफ जल है। कैसे है, इधर बात करें तो क्या है, अरब सागर है, इधर बात करें तो बंगाल की खाड़ी है, इधर बात करें तो हिंद महासागर है। इस तरीके से देखा जाए तो ये भारत का वह हिस्सा जो जल से 3 तरफ से घिरा हुआ है, उसी को प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, उसी को प्रायद्वीप कहते हैं। तो सिंपल वन लैंग्वेज में समझिए, जल से घिरा हुआ, 3 तरफ जल से घिरा हुआ भाग प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रायद्वीप। दूसरा बताया पठार, प्लेटू। पठार किसे कहते हैं, तो बहुत लोग, आप लोगों ने पठार, पहाड़ के बारे में जाना होगा। पहाड़ क्या है, पहाड़ ऊंचे ऊंचे आप देखते होंगे, बड़ी ऊंचाई तक चोटी उसमें होती है। तो देखिए यहाँ अगर पहाड़ और पठार में अंतर समझा जाए तो देखिए पहाड़ का शिखर होता है, शिखर मतलब एक चोटी आपको ऐसे दिखता है, पहाड़ ऐसे दिखता है। लेकिन अगर हम पठार की बात करें तो पठार में शिखर नहीं होता, पठार में ये शिखर नहीं होता। पठार पहाड़ की तरह ऊंचे तो होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, वो ऊपर से समतल और मैदानी होते हैं। समतल और मैदानी कहने का मतलब देखिए, जब हम पहाड़ की बात करते हैं तो देखिए ये पहाड़ है, ऊपर चोटी है। ठीक है, लेकिन जब हम पठार की बात करते हैं तो ये ऊंचे जा रहे हैं, लेकिन ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, ये देखिए समतल और मैदानी है। तो आपको पहाड़ और पठार में अंतर समझ में आया होगा। ठीक है, तो सिंपल आपको समझ में गया प्रायद्वीप किसे कहते हैं और पठार किसे कहते हैं। तो पठार वायसा जो उठा हुआ तो होता है, लेकिन ऊपर चोटी ना होकर ऊपर क्या होता है, समतल होता है। तो देखिए ये जो भी हम प्रायद्वीपीय भारत पढ़ रहे हैं या प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे हैं, ये हिस्सा ऊपर की ओर उभरा हुआ। इट मीन्स कि अगर ये इस तरीके के आकार है और इसे ऊपर की ओर उभार दिया जाए, इट मीन्स ये वाला हिस्सा ऊपर की ओर उभार दिया जाए, ऊपर की ओर निकाल दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, पठार हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसी की बात कर रहे हैं कि किसे कहते हैं, पठार। तो यही है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। पहला पॉइंट है, प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। हमने पहली क्लास में चर्चा की थी कि प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत किस प्राचीन भूखंड का हिस्सा है, तो किसका है, गोंडवाना लैंड। 2 हिस्से थे,
नीचे वाला गोंडवाना लैंड, ऊपर वाला कौन सा, अंगार लैंड। तो जो हमारे भारत का निचला हिस्सा है उसका निर्माण किससे हुआ है, गोंडवाना लैंड से हुआ है। इसको देखने के लिए अगर आपको ने ये क्लास नहीं देखी थी तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके इस क्लास को देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने अंगार लैंड और गोंडवाना लैंड के बारे में बताया था। इसकी आकृति की बात करें तो सिंपल सी बात है, आपको आकृति कैसी दिख रही है, आपको आकृति कैसी दिख रही है, त्रिभुजाकार। कैसी दिख रही है, इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। अब हम इसकी विस्तार की बात करें तो ये मैंने डायग्राम बनाया, तो इसकी विस्तार की अगर हम बात करें तो राजस्थान से कन्याकुमारी, अब राजस्थान इधर पड़ता है, तो अगर हम उत्तर से दक्षिण बात करें तो राजस्थान से कन्याकुमारी, राजस्थान से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना है, 1700 किलोमीटर। कितना है, 1700 किलोमीटर। ये क्या हो गया, उत्तर से दक्षिण विस्तार। अब हम बात करें पश्चिम से पूर्व, तो देखिए गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक, इधर क्या है पश्चिम बंगाल, इधर क्या है गुजरात, तो गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक लगभग 1400 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया, इस प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार हो गया। ठीक है, वही पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि राजस्थान से कन्याकुमारी 1700 किलोमीटर और गुजरात से पश्चिम बंगाल 1400 किलोमीटर। उसके बाद हम बात करते हैं क्षेत्रफल की बात करते हैं। इस प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल लगभग है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर। बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। 4 भौतिक प्रदेशों की हमने बात की, अगर क्षेत्रफल की बात कर लें तो ये सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, जिसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है। कितनी है, 600 से 900 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। कहीं कहीं 600 है होगा, कहीं कहीं 700 होगा, कहीं 800 होगा और कहीं 900 है, मतलब इसी के बीच में इसकी ऊंचाइयां हैं। और ऊपर से कैसा है, समतल है, मतलब ये हिस्सा उभरा हुआ। फिर बात करें अरावली। अभी अरावली कहाँ है, इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। अरावली, राजमहल एवं शिलांग, शिलांग कहाँ है, मेघालय, घाटियाँ इस पठार की उत्तरी सीमा है। अरावली, राजमहल, शिलांग इसकी क्या है, उत्तरी सीमा है। इन पे अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। आपका होमवर्क आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ आपको क्या करना है, आपको अपनी तरफ से सर्च करना है कि जो अरावली है, राजमहल या शिलांग है, कहाँ पर स्थित है, इनके बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि अगली क्लास में हम इन्हीं सब पर चर्चा करने वाले हैं। फिर हम बात करें जो पठार है उभरा हुआ है, इसकी ढाल की बात करते हैं। तो इसकी ढाल की हम बात करें तो ऊपरी हिस्से में जब हम बात करते हैं, इसके उत्तरी हिस्से में बात करते हैं, तो इधर की ढाल क्या है, उत्तर से पूर्व, उत्तर से पूर्व। अब उत्तर ऊपर है और पूर्व की है उधर, तो क्या है, उत्तर से पूर्व इसकी ढाल है। अभी उत्तर से पूर्व ढाल होने का मतलब क्या हुआ, तो देखिए उत्तर से पूर्व ढाल होने का मतलब है कि कुछ नदियां हैं, जैसे सोन नदी। ठीक है, सोन नदी क्या है, गंगा की सहायक नदी है। चंबल तथा दामोदर, ठीक है, ये नदियां आप देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं, तो ये क्या होती हैं, ये जाके कहीं ना कहीं से गंगा में मिल जाती हैं। तो इन नदियों की दिशा देखें तो क्या है, उत्तर से पूर्व, जो कि क्या करती हैं, इसकी दिशा स्पष्ट करती हैं। अगर कहा जाए तो क्या है, सोन, चंबल, दामोदर की नदियों की दिशा स्पष्ट करती हैं। इसकी ढाल, भाई ढाल उत्तर से पूर्व, तो ये नदियां भी देखिए इधर से जाके उत्तर से पूर्व की ओर बहती हैं। इट मीन्स ये जो प्रायद्वीपीय पठार उठा हुआ है उसकी ढाल उधर की ओर है, इसीलिए नदियां उधर जा रही हैं। फिर हम बात करते हैं दक्षिण भाग में। उसके जब हम इस प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण भाग की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ढाल है वो किधर से है, पश्चिम से पूर्व। ये है हमारा हिस्सा पश्चिम, ये क्या है, पूर्व, ये पश्चिम और ये पूर्व। अब ये इधर की ढाल, ढाल किधर है, इधर की ओर है। अब ये ढाल कैसे स्पष्ट होती है, तो जब पश्चिम से पूर्व की बात की जा रही है, इधर मंस क्या होगा, इधर ऊंचा होगा और इधर नीचा होगा। ये कैसे हम कह सकते हैं, जैसे क्वेश्चन बन भी जाए तो देखिए बहुत सारी नदियां, जैसे महानदी की बात करें, गोदावरी की बात करें, कृष्णा की बात करें, कावेरी की बात करें, तो देखिए नदियों का बहाव अगर आप देखें तो ये नदियां ऐसे जाकर बह रही हैं। ठीक है, देखिए इन नदियों की दिशा क्या है, पश्चिम से पूर्व। अब ये पश्चिम से पूर्व क्यों बह रही हैं, क्योंकि इस प्रायद्वीपीय पठार की जो ढाल है वो किधर है, पश्चिम से पूर्व। भाई जिधर ढाल होगी नदी तो उधर ही बह के जाएगी।
तो इट मीन्स कि इस प्रायद्वीपीय पठार की जो निचली ढाल है वो किधर से है, पश्चिम से पूर्व है, इसीलिए ये नदियाँ क्या हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही हैं और यही इस ढाल की दिशा स्पष्ट करती हैं। उसके बाद हम बात करें कि नर्मदा एवं ताप्ती नदी, नर्मदा एवं ताप्ती नदी की भ्रंशन घाटियाँ इस पठार को दो असमान भागों में विभाजित करती हैं। ठीक है, दो असमान भागों में विभाजित करती हैं। अब देखिएगा, आप बहुत लोगों ने नर्मदा और ताप्ती के बारे में पढ़ा होगा, अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नर्मदा और इसी के पैरेलल क्या है, ताप्ती, और बीच में क्या है, एक श्रृंखला है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो क्या है, नर्मदा, ऊपर वाली नर्मदा है, नीचे ताप्ती है। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी की भ्रंशन घाटियाँ, भ्रंश घाटी क्या होती है, तो देखिए भ्रंश क्या होता है कि जब कोई पहाड़ी के बीच में क्या होता है, जैसे ये पहाड़ी है और उस पर एक रेखा बन जाती है, फिर वो क्या अलग अलग ऐसे शिफ्ट हो जाएं और जब ऐसे शिफ्ट होंगे तो निचला हिस्सा दब जाएगा। तो क्या होगा, दो पहाड़ियों के बीच में दबा हुआ हिस्सा क्या कहलाएगा, भ्रंश घाटी कहलाएगा। इट मीन्स वो काफ़ी गहरा होगा। ठीक है, तो क्या होगा, दो पहाड़ियों के बीच में धंसा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है, भ्रंश। तो क्या हुआ कि नर्मदा एवं ताप्ती नदी की भ्रंशन घाटियाँ, अब इधर क्या होगा, भ्रंशन घाटियाँ हैं, ये नर्मदा नदी, ये ताप्ती नदी, ये क्या करती हैं, भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। अब देखिए, अभी हमने ढाल की बात की तो ढाल किधर से थी, पश्चिम से पूर्व, लेकिन ये दो नदियाँ क्या है, पूर्व से पश्चिम बह रही हैं। इसका मतलब क्या है, ये भ्रंश घाटी में होकर बह रही हैं, क्योंकि वो गहरी घाटी है तो वहाँ पे ढाल का मतलब ही नहीं है, इसलिए ये दो नदियाँ इधर बह रही हैं जो भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। अब ये भ्रंश घाटी क्या करती है, इस पठार को, जो पूरा पठार की हमने चर्चा की, जो इस पूरे पठार की हमने चर्चा की, इसको क्या करती हैं, दो असमान भागों में विभाजित करती हैं, दो असमान भागों में विभाजित करती हैं। एक होगा जो इस भ्रंश घाटी के निचला हिस्सा होगा, एक ऊपर का हिस्सा होगा। ठीक, एक नीचे का होगा, इट मीन नर्मदा एवं ताप्ती नदी की भ्रंशन घाटियों के नीचे का, एक ऊपर का। इट मीन ये जो पठार था ये भी अब क्या हुआ, दो हिस्से में बट गया, एक हिस्सा ऊपर वाला और एक हिस्सा ये नीचे वाला। तो एक कहलाया मध्यवर्ती उच्च भूमि, जो ऊपर वाला है ये कौन सा कहलाया, मध्यवर्ती उच्च भूमि। भाई मध्यवर्ती मतलब बीच का, और उच्च भूमि ऊपर की भूमि। दूसरा कहलाया दक्कन का पठार, मतलब ये नीचे वाला है, ये क्या कहलाया, दक्कन का पठार। इसी में मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत क्या आता है, तो देखिए अरावली। अब अरावली हम लोग पढ़ेंगे कि राजस्थान से स्टार्ट होकर दिल्ली तक विस्तार है, तो इसका मतलब क्या है, ये पठार कहाँ तक जा रहा है, दिल्ली तक जा रहा है। पूर्वी राजस्थान की बात करेंगे, मालवा का पठार की बात करेंगे, बुंदेलखंड के पठार की बात करेंगे, विंध्याचल बघेलखंड की बात करेंगे, छोटा नागपुर पठार की बात करेंगे, मेघालय के पठार की बात करेंगे। ठीक है, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। अरावली, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बने ही बने हैं। ठीक है, एक एक पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपका होमवर्क है इन चीज़ों को आप पहले से कोशिश करें थोड़ा पढ़ने की, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पढ़ने में और अच्छा लगेगा। जिस चीज़ में आपको नॉलेज होती है उसको पढ़ने में और इंटरेस्ट क्रिएट होता है। ठीक है, और जब हम दक्कन का पठार, इट मीन्स इन नर्मदा और ताप्ती की भ्रंश घाटी के नीचे वाले हिस्से की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत क्या आएगा, सतपुड़ा श्रेणी आएगी। फिर क्या आएगा, महाराष्ट्र का पठार आएगा, महानदी बेसिन आएगी, उड़ीसा उच्च भूमि आएगा, दंडकारण्य आएगा, तेलंगाना का पठार आएगा, तमिलनाडु का पठार आएगा, और पश्चिमी घाट आएगा और पूर्वी घाट आएगा। पश्चिमी घाट, इधर का पश्चिमी घाट, इधर का पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इन्वायरमेंट के पर्पज से भी। इधर क्या आता है आपका, ये आपका पश्चिमी घाट है, और इधर कौन सा घाट है, ये पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किसके हिस्सा है, दक्कन का पठार का हिस्सा है। इतना आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल बेसिक से है। अगर इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो कोई भी चीज़ आपके लिए इजी बन जाएगी। कितना भी क्वेश्चन घुमा के आएगा, इन चीज़ों को आपके लिए समझना आवश्यक है, क्योंकि जो अब पैटर्न बन रहा है उन पैटर्न्स पे इन सब चीज़ों पे भी चर्चाएँ हो रही हैं। इट मीन्स कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीपी का हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे आपका सी टेट हो या सुपर टेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन अब थोड़ा एडवांस आते हैं और क्वेश्चन को सीधे तरीके से नहीं पूछा जाता। इसलिए आपको क्या होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ठीक है, बिना बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे आप चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक हमारे शुभ चिंतक स्टूडेंट ने कहा कि सर आप पढ़ाते समय, ऑनलाइन पढ़ाते समय आप एक जगह स्थिर ना होकर आप टहलते रहते हैं, मतलब इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं। तो
अगर मैं बात करूँ, मोस्टली ऑनलाइन देखते होंगे तो आप लोग एक टीचर एक ही जगह खड़ा रहता है, पर मेरा अपना मानना है कि एक टीचर की बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, वो उसे एक्टिव रहना चाहिए, उसे हिलते डुलते रहना चाहिए। उससे क्या होता है, आप में भी इम्प्रूवमेंट आएगी और मुझ में भी इम्प्रूवमेंट आती है। इसीलिए मैं थोड़ा इधर उधर हिलता रहता हूँ। खैर वो मुद्दा नहीं है, आप इसको अच्छे से देखिएगा, ये पॉइंट टू पॉइंट लिखिए और इसे समझिए। जब हम एक एक पर चर्चा करेंगे तो आपका पूरा टॉपिक ईजिली क्लियर हो जाएगा। बहुत से लोग तो ये पहली बार बहुत सारे नाम सुन रहे होंगे, ठीक है, तो आप इसे अभी नोट डाउन करें, कोशिश करें आप कहीं से भी बुक से, गूगल से सर्च करके इन चीज़ों के बारे में पढ़ें। अगली क्लास में हम इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।